जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्यों के पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में समझा कि किस तरीके से पुनर्गठन किया जाता है। आइए आज आगे देखेंगे जिसमें योजनाबद्ध विकास किस तरीके से हुआ था। जैसा कि जब नए संविधान लागू होते या होने के 2 महीने भीतर क्या होती है, योजना आयोग का गठन किया जाता है। इसमें क्या होता है, भारत के जो आर्थिक विकास है इसके बारे में विचार विमर्श करके योजना बनाते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू योजनाबद्ध विकास के पक्ष में थे और वे मानते भी थे कि जो केंद्र सरकार है उनकी आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और किस तरीके से इसमें विकास करना चाहिए। तो इसके लिए योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा था और विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें शासकीय और निजी क्षेत्रों को साथ मिलाकर काम करना था। जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 1956 में जो कृषि के विकास पर जोर दिया था और इसी के अंतर्गत विशाल बांधों व नहरों का निर्माण, ग्रामीण स्तर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसको भी विकास किया। लेकिन कृषि का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ था क्योंकि भूमि सुधार की जो धीमी गति थी उसका दूसरा महत्वपूर्ण यह था कि उद्योगों का न होना, जिसमें खेती के लिए उपकरण, रासायनिक खाद आदि मिले और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिले। इससे 2 प्रमुख कारण यह माना गया कि जो दूसरी जब पंचवर्षीय योजना हुई जो 1956 से 1961 में यह माना गया कि प्रथम प्राथमिकता औद्योगिक हो, जिसमें शासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे भारी उद्योग के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं लोहा इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास जो शासन है इसको हम लागू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आते हैं, जैसे छोटे उद्योग या निजी क्षेत्र में जब भागीदारी स्वीकार की गई तो इसमें भी समस्या हो रही थी, क्योंकि योजनाकारों का यह मानना था कि औद्योगिक विकास से कृषि क्षेत्र में रोजगार का भार कम होगा, तो लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करेंगे और औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। इस तरीके से योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में औद्योगिक के लिए क्या होती है, बुनियाद लिया जा सकता है और इससे गरीबी भी दूर हो सकती है। तो इस कारण 1970 के दशक में देखा जाए तो देश में जब गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर बढ़ाने का विशेष कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसी के अंतर्गत यह विकास क्षेत्र आगे बढ़ा। आगे देखते हैं जिसमें विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं तो इसमें क्या रहता है, नीति या विदेश नीति की नीति कहलाती हैं। जैसे अक्सर यह देखा जाता है कि देश में जब विदेश नीति या उसके आदर्शों हितों की जब जरूरत होती है तब भारत की विदेश नीति भी उनकी जरूरत और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। लेकिन जैसा कि भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करते हैं तो पहले यह जानना जरूरी होता है कि हम जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी और दूसरे जो विश्व युद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश जो खासकर एशिया है, अफ्रीका है और औपनिवेशिक जो ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे, तो भारत यह चाहता था कि जो सारे देश एक साथ खड़े हों और एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन क्या होता है, 2 राजनीतिक सैन्य गुटों में बढ़ जाती हैं। इसमें एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था तो दूसरा अगुवाई जो है सोवियत राष्ट्र संघ कर रहा था। तो इसमें भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना, क्योंकि वह उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि भारत को अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों का सहयोग की जरूरत तो थी। यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह गुट के देशों के सहयोग उन्हें नहीं मिल पाता, इसलिए वह भारत संविधान की शांति और अस्तित्व को
मूल्य स्वीकार किया, जिससे वह विश्व शांति का अपना योगदान देना चाहता था और भारत किसी भी एक गुट में शामिल न हो। वह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सका था और भारत के लिए यह जरूरी भी था कि वह स्वतंत्र देश में अपनी राजनीतिक अस्तित्व पहचान स्थापित करना चाहते थे। जब भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया, इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है और इस नीति के प्रमुख कारण या निम्न बिंदुओं से यह स्पष्ट किया, जिसमें पहला आता है कि वे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, दूसरा आता है जो एक दूसरे पर आक्रमण न करना और तीसरा आता है एक दूसरे के अंदरूनी मामलों के दखल न देना और चौथा है जो बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग और पांचवा आता है जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से इन प्रयासों के बावजूद भारत ने अपने जो पड़ोसी या पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे, क्योंकि वह पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से ही संबंध क्या था, तनावपूर्ण हो गया और भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपनी देश का हिस्सा मानते हैं और इस सवाल पर 1948 से 1965 जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। जब 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान तो रहा, लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नेतृत्व किया और उसके बाद उनका अकस्मात निधन हो गया था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, जो 1965 से 1970 तक वे लगातार इस पद पर बनी रही। अगला हमारा पॉइंट जो है वह राजभाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन। जैसा कि जब संविधान सभा में लंबी बहस हुई या लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि क्या होना चाहिए, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि जब अगले 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राजभाषा के जो प्रशासन कार्य हैं के रूप में क्या होने चाहिए, प्रयोग होनी चाहिए। लेकिन इसके अनुसार जब 1965 में हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र जो थे वो क्या कर रहे थे, इनका विरोध करना शुरू कर दिए और आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया था, क्योंकि तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया और इस आंदोलन की धरना जो है, प्रदर्शन, हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए थे, क्योंकि पुलिस और आंदोलनकारी जो है इससे के बीच क्या हो गए, फंसे हुए थे। लगभग 70 से भी अधिक लोग क्या हो गए, मारे गए और कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर भीतर से क्या हो गए, बट गए। तभी तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दी, जिसमें ऐसे भी प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उस पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। लेकिन इसके बाद भी क्या हो गया, आंदोलनकारी जो है शांत नहीं हुआ और वह 1967 के जब चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंततः वह 1967 में हुए सरकार के अधिनियम में कुछ बदलाव किए, जिससे हिंदी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन नए प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की गई कि राज्य सरकारें अपनी राज्य भाषा का चुनाव खुद कर सकती हैं और यह भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी या इसके अलावा कोई भी भाषा भी हो सकती थी। 14.3 जिसमें भारतीय राजनीति में 1967 के बाद
प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, जैसा कि पहला आता है इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रविवर्ष की समाप्ति। जब आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास हुआ तब क्या हुआ था कि देश में गरीबी की समस्या में कमी आई, जिसमें कृषि अभी भी अपेक्षित कम रहा। तो इस कारण लोगों का असंतोष बढ़ रहा था, क्योंकि 1967 में चुनाव के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी दिखाई दी, जिससे पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव दिखा। और इसी बात को देखते हुए क्या किए थे प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलावों की योजना बनाई, जिसमें अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में लोकप्रिय नीति लागू करना चाहती थी। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र की क्रांति लाना, उदाहरण के लिए जैसे भूतपूर्व राजा महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय भारत की ओर से क्या होते हैं दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी। और साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, जिससे उनका उपयोग कर गरीबों की मदद के लिए कृषि क्रांति किया जा सके। और सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद, दवाओं का उपयोग से उत्पादन बढ़ाने में योजना तैयार किया गया, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं या हरित क्रांति कहा भी जा सकता है। अगला आता है दूसरा, जिसमें कांग्रेस का विभाजन। जैसा कि जब इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद आई तो एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र से जो कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ क्या था झुकाव था। लेकिन दूसरी ओर जो संगठन पुराने नेता थे वे बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। तो इंदिरा गांधी है इस कदमों का आम लोगों ने काफ़ी हद तक समर्थन तो किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता जो हैं उससे खुश तो नहीं थे और अपने आप में एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए वे क्या चाहते थे 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत क्या के उम्मीदवार, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया और वह विपक्षी दलों को उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन हुआ। उससे उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि सरकार की गरीबों के पक्ष में जो बनाई जाने वाली नीति को लागू करने के रास्ते में रोड़े या उनमें समस्या हो रही थी। इसी क्रम में जब इंदिरा गांधी और उसकी पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव में 1972 के जो विभिन्न राज्यों का विधानसभा चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भी भारी जन समर्थन मिला और कांग्रेस को उस पर जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हुई। अगला है तीसरा, जिसमें बांग्लादेश युद्ध। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर भी क्या था मुसलमान बहुसंख्य में थे और 1970 में पाकिस्तान के पूर्वी पश्चिमी भागों का तनाव क्या था बढ़ता गया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि अब उनकी अपेक्षा शोषण हो रहा है और पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक सरकार थे वह पूर्वी पाकिस्तान से चुने गए जो नेता को सत्ता न सौंपकर वह बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया था। इस कारण वे क्या चाहते थे भारत के जो दो भागों के बीच गृह युद्ध आरंभ हुआ, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत की शरणार्थी के रूप में आए और इसी तनाव के चलते वे क्या किए थे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जिससे भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा और पूर्वी पाकिस्तान में एक नया देश शामिल जिसमें बांग्लादेश शामिल था। अगला आता है जो आपातकाल। जब भारत के संविधान में यह प्रावधान था यदि सरकार यह महसूस करे कि जब देश के आंतरिक में अशांति और विदेशी आक्रमण का खतरा है तो वो क्या कर सकते हैं आपातकाल लागू कर सकते हैं। आपातकाल का अर्थ यह है जैसा कि जब सरकार जरूरत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को स्थगित कर सकती हैं तथा संसद
की शक्तियाँ भी क्या है, सीमित कर सकती हैं। क्या करते हैं, जब मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो आपातकाल एक तरह से असाधारण स्थिति हो सकती है जिससे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई कदम उठा सके। जब देश की आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 और 1977 तक लगाया गया, तो इस आपातकाल के पीछे जब 1971 के बाद अनेक परिस्थितियां जो हैं वह जिम्मेदार थीं। जब कुछ समस्याएं जो दीर्घकालीन के बदलाव के कारण थीं, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार बढ़ना, या कुछ कारण जो बाहरी, जैसे 1973 में अरब इजरायल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की जो कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण प्रभाव भी देश की महंगाई तेजी से बढ़ी, जिसके प्रभाव से देश की महंगाई जो तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन जब 1971 की जब लोकसभा तथा 1972 में जब विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोक लुभावन फायदे दिखाए, जिससे उन्हें मगर क्या कहें पूरा करने का प्रयास तो नहीं किया। ऐसे में क्या हुए, लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मजदूरों के हड़ताल, भ्रष्टाचार विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होने लगी और समय ऐसा आ गया कि गंभीर हो गया। और पूरे देश में जब रेलवे मजदूर 1974 में अभूतपूर्व हड़ताल किए, जिससे सरकार में सशस्त्र बलों की सहायता से क्या हुई, वह नियंत्रित करना पड़ा। और दूसरी ओर वह बिहार, गुजरात छात्र जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर क्या कर रहे थे, मांगों को लेकर आंदोलन किया। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक फैसले में इंदिरा गांधी को उसके संसदीय क्षेत्रों में रायबरेली में चुने जाने वाले जो अवैध घोषित कर दिया, जिसके कारण विपक्षी दलों ने सरकार के अलोकतांत्रिक मांग मानकर हटाने के लिए वह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन जो सरकार है 25 जून 1975 में जो आपातकाल घोषणा कर दी गई, जिसमें रातों रात देश की जो तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों का पर विचार अलावा वह कुछ छापने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे सरकार द्वारा संसद ने अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान के कई संशोधन किए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए, जिससे सरकारी नीतियों का विरोध करने का संगठन बनाने के अधिकार को छीन लिए थे। जब आपातकाल के कटु अनुभवों ने जब देश के अधिकांश विपक्षी दलों में एकजुट किया, जिसमें दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर क्या किए थे, जनता दल बनाया, जो 1977 में चुनाव अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई। लेकिन अंदरूनी मतभेदों के कारण यह सरकार अपना कार्यकाल पूरी तरह नहीं कर पाई थी। अंततः उन्होंने 1980 में फिर चुनाव हुए, जिनमें वे फिर कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने।